नमस्कार। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है। मेघालय और असम बॉर्डर के बीच बिश्नोई नदी बह रही है। चारों तरफ घना अंधेरा और एक ऐसा सन्नाटा जिसे चीरने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं, उसकी शुरुआत इसी खौफनाक मंजर से होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डरावनी मुलाकात से। एक ऐसी घटना जो एक पूरी दास्तां की नींव रखती है, एक ऐसी दास्तां जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रात के करीब 2 बज रहे थे। विराट नाम का एक शख्स उस सुनसान बिश्नोई नदी को पार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी वंदना का फोन आता है और वो उससे यही चेतावनी देती है। लेकिन विराट वो तो हंसकर इसे अंधविश्वास कहकर टाल देता है। देखिए, उस यक्षिणी का शिकार करने का एक खास तरीका था, एक पूरा प्रोसेस। पहला स्टेप, लुभाना। अपनी पायल की छमछम और चमेली की भीनी भीनी खुशबू से वो अपने शिकार को अपनी तरफ खींचती थी। फिर आता था दूसरा स्टेप, मोहित करना। अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाती कि सामने वाला सब कुछ भूल जाए। और जब शिकार पूरी तरह उसके वश में हो जाता, तब आता था तीसरा स्टेप, अपना असली खौफनाक रूप दिखाना। और आखिर में चौथा और आखिरी स्टेप, नष्ट कर देना। विराट का सफर शक से शुरू हुआ और एक भयानक मौत पर जाकर खत्म हुआ। वो उस औरत की खूबसूरती में ऐसा खोया कि अपनी पत्नी की चेतावनी तो क्या, आने वाले खतरे को भी पूरी तरह भूल गया। और कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी नदी के किनारे बेजान पड़ी थी। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। देखिए, ये सिर्फ विराट की कहानी नहीं थी, बल्कि किसी और की स्याही से लिखी जा रही एक हकीकत थी। चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं। असल में विराट की ये जो भयानक कहानी थी ना, उसे एक लेखक अपने कमरे में बैठकर ठीक उसी वक्त लिख रहा था। मतलब एक तरफ नदी पर मौत का असली खेल चल रहा था और दूसरी तरफ एक टाइपराइटर पर वही खौफनाक मंजर कागज पर उतर रहा था। जरा इस लेखक की दुनिया के बारे में सोचिए। एक कमरा जो हजारों किताबों से भरा है, सिगरेट का धुआं है और वो लेखक असलियत और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर रहा था। कमाल की बात यह है कि वो उसी गांव में रहता था जहां यक्षिणी का खौफ फैला हुआ था। और एक रात, देर रात, वो अपने पब्लिशर जगदीश को फोन करता है और अपनी कहानी यक्षिणी एक डायन के बारे में एक बहुत ही अजीब, बहुत ही रहस्यमयी बात कहता है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यक्षिणी को सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि बहुत करीब से जानता हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कहानी का वो खौफनाक साया, वो यक्षिणी उसके कमरे में आ गई। लाइटें झपकीं, एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। बस बंद दरवाजे के नीचे से उसका खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। लेखक अपनी ही कहानी का आखिरी शिकार बन गया था। अब कहानी लेती है एक लंबी छलांग। ये छलांग हमें अतीत की उन भयानक घटनाओं से जुड़े एक नए किरदार से मिलवाने वाली है। पूरे 13 साल बीत चुके हैं। बिश्नोई नदी का पानी तो शायद अब शांत हो गया है, लेकिन उस गांव के लोगों के दिलों में वो खौफ आज भी जिंदा है। और अब एंट्री होती है युग की। ये उसी लेखक का बेटा है। शहर में जब उसकी नौकरी चली गई, जिंदगी बिखरने लगी, तो वो वापस अपनी जड़ों की ओर लौट आया, ठीक उसी जगह जहां से ये सारा श्राप शुरू हुआ था। अब युग का जो पुश्तैनी घर था ना, वो कोई मामूली हवेली नहीं थी। उसे लोग ग्रेवयार्ड कोठी के नाम से जानते थे, क्योंकि वो एक पुराने कब्रिस्तान के ठीक ऊपर बनी थी। और गांव वालों का मानना था कि बिश्नोई नदी के बाद यक्षिणी का दूसरा ठिकाना यही कोठी थी। तो युग, जो शहर में पला बढ़ा एक प्रैक्टिकल इंजीनियर है, जब वो गांव लौटता है तो उसका सामना होता है एक ऐसी जंग से जो उसके सारे लॉजिक, सारी साइंस को चैलेंज करने वाली थी। विज्ञान और अंधविश्वास की जंग। और यहीं उसकी मुलाकात होती है अपने बचपन के दोस्त अभिमन्यु से। लेकिन दोनों की दुनिया अब बिल्कुल अलग है। युग हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढता है, वहीं अभिमन्यु एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट बन चुका है जो भूतों को खोजने का काम करता है। ये बहुत दिलचस्प है। जब अभिमन्यु अपने गैजेट, अपने ईएमएफ मीटर को लेकर जंगल में जाता है तो मशीन पागल हो जाती है, जोर जोर से बीप करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बिश्नोई नदी के पास पहुंचते हैं, मशीन एकदम शांत, एकदम खामोश हो जाती है। अभिमन्यु के लिए यह साफ संकेत था कि वहां कोई बहुत ही शक्तिशाली बुरी आत्मा है जो छोटे मोटे सिग्नल्स को भी दबा रही है। लेकिन युग, वो तो इंजीनियर है।
वो कहता है, अरे नहीं, ये कोई भूत वूत नहीं है, ये तो बस जंगल और खुली नदी के बीच एटमॉस्फेरिक मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव की वजह से हो रहा है। युग बाहर से तो इन सब बातों को नकार रहा था, लेकिन उसके अंदर, उसके अपने सपनों में एक ऐसा राज दफन था जो उसे सालों से परेशान कर रहा था। उसे सालों से एक ही सपना बार बार आता है, एक ऐसा सपना जो अब इस गांव में वापस आकर उसे और भी ज्यादा असली महसूस होने लगा था। सपने में वो खुद को बिश्नोई नदी के किनारे पाता है और उसके साथ होती है एक औरत काली साड़ी में जिसका कोई चेहरा नहीं है। वो सपना बहुत रोमांटिक, बहुत गहरा होता है, लेकिन हर बार उसका अंत एक ही सवाल पर होता है। वो बिना चेहरे वाली औरत उससे पूछती है, मुझे भूलोगे तो नहीं? और हर बार युग उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। तो अब जब युग ने फैसला कर लिया है कि वो उसी डरावनी कोठी में हमेशा के लिए रहेगा, तो कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर उसके पिता को किसने मारा था? युग के सपनों और यक्षिणी के बीच क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युग वाकई एक नई शुरुआत करने आया है या उसके आने का असली मकसद कुछ और है? कहने को तो युग एक नई जिंदगी शुरू करने घर लौटा था, पर सवाल यह है कि क्या वो अनजाने में अपने पिता की उस आखिरी, अधूरी और खौफनाक कहानी को पूरा करने तो नहीं आ गया है? ये सवाल अब युग की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है, जिसका जवाब शायद उसी ग्रेवयार्ड कोठी और बिश्नोई नदी के अंधेरों में कहीं